हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अब आप लोगों का सवाल आ रहा है कि सर हमारा प्रोविजनल आंसर किया गया है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। मोस्ट एक्यूरेट डेटा के ऊपर बातचीत होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस बार मैंने ऐड कर दिया है, तो इसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हो। पिछले बार का जो हमारा सटीक कट ऑफ का जो वीडियो था, उसमें हमने EWS का कट ऑफ डिसाइड के ऊपर बातचीत नहीं किया था, तो इस बार मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। साथ ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक डिस्क्लेमर है, उसको याद रखना। क्या है डिस्क्लेमर? गाइस देखो, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपना प्रोविजनल आंसर की प्लीज़ चेक कर लेना। प्रोविजनल आंसर की चेक करने के बाद ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारे जितने भी मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट का लिस्ट बनाया हूँ, देख लो 27 सब्जेक्ट का मैंने आंसर की चेक करा है, प्रोविजनल 27 का। और यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे सब्जेक्ट का आंसर की चेक करने के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, कुछ प्रोफेसर से बात करने के बाद, इवन यहाँ तक का जो रिसेंट ट्रेंड है उसको देखने के बाद, इसके अलावा आप देखोगे तो प्रीवियस 5 ईयर का जो ट्रेंड रहा है उसको देखने के बाद इस कट ऑफ को बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा गया है, जून एंड दिसंबर एग्जामिनेशन दोनों का। ये नहीं कि सिर्फ जून का और दिसंबर का, नहीं भाई, पिछले 5 साल का। इसके अलावा आयोग जो फाइनल आंसर की जारी करता है उसके बाद कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, तो इसके पैटर्न को, यानी कि जून में क्या चल रहा था, जून में क्या कट ऑफ आया, फिर दिसंबर में क्या आया, दोनों में क्या चेंजेस थे और इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि जून में कुछ और कट ऑफ आया है तो दिसंबर में क्या आएगा, ये। इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना, ठीक है, कि कितना डिफ़िकल्ट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वैरी करता है गाइस। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया तो अगले में बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, तो ऐसे नहीं। मतलब कि एक एवरेज लेवल देखा जा रहा है कि एक एवरेज लेवल के अकॉर्डिंग कैसे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एनालाइज किया गया है यहाँ पे बहुत सारे कट ऑफ मार्क्स को, एंड यहाँ पे देखोगे तो जनरल कैटेगरी हो गया, EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इन तमाम कैटेगरी को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है कि 27 सब्जेक्ट, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, लॉ हो गया, सोशलॉजी हो गया, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने इसमें रखा है, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने अपना प्रोविजनल आंसर की चेक कर लिया है, और इसके बाद आप ये देखना चाहते हो कि आपका मार्क्स जितना भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका GRF में हो रहा है, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो रहा है, या आपका PhD में हो रहा है। अब आप अब ये चेक करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। UGC नेट दिसंबर 2024 का कट ऑफ लिस्ट के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसमें हम बातचीत करेंगे GRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD का मार्क्स कितना जाने वाला है, मार्क्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा इसमें परसेंटेज प्लस परसेंटाइल वाला भी फार्मूला हम देखेंगे कि परसेंटेज में क्या होना चाहिए, परसेंटाइल में क्या होना चाहिए, आपका जो मार्क्स आ रहा है उसको आप परसेंटेज में या परसेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बातचीत किया गया है और उन लोगों से भी पूछा गया कि भाई आपका नंबर कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। देन यहाँ पे एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइज, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख बच्चों ने अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, 6.5 लाख बच्चे, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। इसका मात्र 6% बच्चे ही पास होने वाले हैं, बाकी के 94% बच्चे फेल हो जाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखो। देन यहाँ पे आप देखोगे तो 1 लाख के आसपास आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट भी आएगा जो PhD में जाएंगे, ठीक है। तो इस डेटा के ऊपर भी बातचीत करेंगे, तो वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप आराम से एंजॉय करो। देखो सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है तो वो देखिए। सब्जेक्ट इसमें आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, लॉ, सोशलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन। देन यहाँ पे सोशल वर्क, डिफेंस स्ट्रेटजी, होम साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स। देन आप देखोगे तो लाइब्रेरी, क्रिमिनोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, उसके बाद सोशल वर्क। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट को हमने इसमें इंक्लूड किया है और रखा हुआ है।
अब एक जनरल एस्टिमेशन के ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं, एक रफ़ आइडिया के ऊपर बातचीत करते हैं कि रफ़ आइडिया क्या होना चाहिए। मान लो कि आपको ये पूरा वीडियो नहीं देखना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं देखना है, आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट वाइज नहीं देखना है, एक रफ़ आइडिया चाहिए कि एक रफ़ आइडिया के अकॉर्डिंग, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप EWS से हो, या आप OBC से हो, या SC से हो, या ST से हो, तो एक रफ़ एस्टिमेशन क्या होना चाहिए, कितना नंबर आए तो खुद को हम कंसीडर करके चले कि भाई हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो एक हम यहाँ पे ग्राफ आपके लिए बना देते हैं। इसके बाद आप चाहो तो पूरा फुल वीडियो देख सकते हो, या आप चाहो तो ये देखने के बाद आप 2x के स्पीड में पूरा एक बार देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं जनरल कैटेगरी का, फिर EWS का, देन OBC का, एंड देन SC एंड ST का। यहाँ पे हम जो रखने वाले हैं ऊपर JRF का देखेंगे, JRF का कितना जाएगा, फिर हम देखेंगे JRF के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, AP का, एंड उसके बाद हम देखेंगे PhD का कितना जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी का अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हो और JRF अगर आपको चाहिए तो आपके मार्क्स कम से कम 70 से लेकर के 75% के बीच में आने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, नहीं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है तो 70 से लेकर के 65%, यहाँ पे 65 से लेकर के 70 के बीच में आपका नंबर जाना चाहिए। 65% से लेकर के 70% के बीच में अगर आपका नंबर जा रहा है तो आप खुद को कंसीडर करके चल सकते हो कि भाई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 60 से लेकर के, ठीक है ना, एक्चुअली में 55 से लेकर के, यहाँ पे आप 55 से लेकर के 60% के बीच में अगर आपके नंबर जा रहे हैं तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो। PhD में आप कंसीडर करके चल सकते हो कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म रखा गया है, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर इसके नीचे ऊपर नीचे आएगा तो हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखो इकोनॉमिक्स का है यहाँ पे, तो ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। OBC के लिए रफ आइडिया क्या होने वाला है, तो OBC में अगर आप हैं तो आपका नंबर 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपका आता है, 65 से 70 के बीच में आता है तो JRF, वहीं पे आपका 60 से लेकर के 65 के बीच में आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड 55 से लेकर के, यहाँ पे 55 से लेकर के एंड अगेन 60 के बीच में अगर आपका है तो PhD, ठीक है। अगर आप आते हो EWS में आप आते हो तो EWS के लिए एक बात याद रखना कि इसमें आपका नंबर जो है वेरी करेगा, तो सेम इसको रख सकते हो, ये सेम रख सकते हो, ठीक है। लेकिन SC और ST में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखने को मिलेगा। अगर 60 से लेकर के 65% में है तो JRF, और यहाँ पे आप देखोगे तो 55 से लेकर के 60 के बीच में है तो नेट, एंड आपका है 45 से लेकर के 50 के बीच में है तो आपका PhD। तो ये था एक रफ़ आइडिया, और ये रफ़ आइडिया से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने चेक किया होगा प्रोविजनल आंसर की, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि UGC नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड 200 मार्क्स का, दोनों को ऐड करोगे तो 300 मार्क्स का है। और 300 मार्क्स में अगर मान लो 70% मैं बोल रहा हूँ तो ये हो गया 221 नंबर, 210 नंबर, ठीक है ना, 210 नंबर हो गया। अगर 210 नंबर आ रहे हैं, 210 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप JRF के लिए कंसीडर करके चल सकते हो कि हाँ हमारा JRF हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट है। ये तो अभी सबसे हाईएस्ट फॉर्म रखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखो पिछले 10 सालों में आयोग ने क्या किया है, कौन से ट्रेंड को फॉलो किया है रफली। जनरल कैटेगरी के लिए इस ट्रेंड को फॉलो किया है, EWS के लिए ये है, एंड OBC के लिए भी सेम है, एंड उसके बाद ST के लिए ये है ट्रेंड, एंड ST के लिए ये वाला ट्रेंड है। तो इसको अब गेम में ट्विस्ट है, इसको आप देख लेना, ठीक है। अब हम बातचीत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अब सब्जेक्ट वाइज क्या जाने वाला है। तो अगर आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स
और आपके नंबर आ रहे हैं 210 से 220 के बीच में, तो आपका जीआरएफ हो रहा है, किसी का पापा भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आपका जीआरएफ हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 182 से लेकर 190 के बीच में, एंड पीएचडी के लिए 154 से लेकर के 160 के बीच में। एक बात मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसमें वेरी करेगा 5 से 10 नंबर, एक्चुअली में 6 से 10 नंबर के बीच में, 5 से आप कह सकते हो 5 से लेकर के 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऊपर जाने की संभावना कम है, बट नीचे जाने की संभावना यानी कि इससे कम आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख सकते हो। इकोनॉमिक्स में ओबीसी में 198 से लेकर के 200 मार्क्स, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 से 120, एंड पीएचडी के लिए 140 से लेकर के 150। ईडब्ल्यूएस 200 मार्क्स, असिस्टेंट प्रोफेसर आप देखोगे तो 164 एंड 140 आपका पीएचडी 140 एक्चुअली में नहीं 150 होना चाहिए, ये 150। एसटी में आप देखोगे तो 180 से लेकर के 190 के बीच में ये वेरी करेगा। एसटी में आप देखोगे तो 170 से लेकर के 180 के बीच में ये वेरी करेगा। ठीक है, जेआरएफ में, और ये वाले नंबर एज इट इज़ रहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में इस बार कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। इंक्रीज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ जो पैटर्न है, तो आप देखोगे तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, पेपर 1 में जो मार्क्स आप लोगों के आ रहे होंगे वो 60 से 70 के बीच में आ रहे होंगे जो जर्नल फॉर्म में है। लेकिन अगर पेपर सेकेंड की मैं बात करूं तो पेपर सेकेंड का जो पेपर था, यानी कि पेपर सेकेंड कह रहा हूं, हिस्ट्री का जो पेपर था वो उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो बहुत हार्ड थी। ठीक है, लेकिन 6% बच्चे ही सिलेक्ट होने वाले हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कट ऑफ आपके इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी के लिए देखो तो 210 से लेकर के 215 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप खुद को कंसीडर करके चलो कि जीआरएफ हो जाएगा। ओबीसी के लिए 200 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 198 मार्क्स, एससी के लिए 184 मार्क्स और एसटी के लिए आपका 176 मार्क्स। वहीं पे आप देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पे आपका जाएगा 160 एंड 150 और 140 के आसपास आपका रहने वाला है पीएचडी का। ओबीसी का 154 आपका जनरल कैटेगरी का रहने वाला है, एंड ईडब्ल्यूएस का आप देखोगे तो 140, 164, 148, 130, तो ये सारे मार्क्स आपके रहने वाले हैं। देन पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस में 193 से ले करके ये 220 तक जा सकते हैं भाई साहब, तो इसको आप ध्यान में रखना। ये इस बार पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर सेकेंड दोनों के जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और डिफ़िकल्टी लेवल है मॉडरेट टू हार्ड था, और इसमें इजी लेवल के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, तो ये इस बार इसके जो हैं ये आपके बढ़ेंगे। आप याद रखना, देखो जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो आप आकर के देख लेना, वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो 200 से लेकर के 220 के बीच में है, तभी आप कंसीडर करके चलना कि भाई आपका जेआरएफ हो रहा है, अदरवाइज दुख होगा रिजल्ट के बाद और कुछ नहीं होगा। ओबीसी में 190 से लेकर के 200, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में एंड एससी में एंड एसटी में, एंड ये वाली मार्क्स आपके हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये हो गया पीएचडी के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे अगर देखोगे फिलॉसफी में देखोगे तो फिलॉसफी का ये रहा आपके पास कट ऑफ लिस्ट। साइकोलॉजी में देखोगे तो साइकोलॉजी का ये रहा, एंड उसके बाद अब देखोगे कॉमर्स में देखोगे तो कॉमर्स का ये रहा। ठीक है, एंड एजुकेशन में देखोगे तो एजुकेशन का मार्क्स ये रहा, एंड जियोग्राफी में देखोगे तो जियोग्राफी का मार्क्स ये रहा। कॉमर्स में देखोगे तो कॉमर्स का मार्क्स ये रहा। लॉ का मार्क्स ये रहा। लॉ को भी याद रखो, इस बार लॉ का पेपर इस बार 230 तक जा सकता है, जीआरएफ का कट ऑफ 230 तक जा सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 के आसपास जा सकता है, और 170 के आसपास जा सकता है पीएचडी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना। और एक बात यहाँ पे रखना याद कि पीएचडी में 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, यानी कि 150 के ऊपर आएगा तभी जाकर के आप पीएचडी में इनरोल हो पाओगे। इस बात को आप ध्यान में रखना सर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, वहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी के बाद आपका हिंदी हो गया, हिंदी के बाद आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद आपका संस्कृत हो गया, एंड इस तरीके से सारे इसमें दिए गए हैं। तो एक बार डेटा आप चेक कर लेना, मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे। अब डिस्क्लेमर क्या है वो ज़रा सुनो, वो ज़रा एक बार सुन लो। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
अगर आपके मार्क्स 50% के एबव आ रहा है, आपका सिलेक्शन फिक्स है, आपका सिलेक्शन फिक्स है। चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो नेट हो या जीआरएफ हो, लेकिन 50% से एबव मार्क्स आने चाहिए। अगर 50% मार्क्स आएगा तो पीएचडी, 50 से लेकर के आप इसको रखो 60 से लेकर के 65 नेट, 70 से लेकर के 75 जीआरएफ, कोई भी कैटेगरी हो। अगर इसके बीच में अगर आपके मार्क्स वेरी कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, आपका लिस्ट में नाम आपका आएगा ही आएगा। अब जिन लोगों का मार्क्स वेरी कर रहा है 120 से लेकर के 140 के बीच में, ठीक है, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखो डिस्क्लेमर क्या है आपके लिए, वो ज़रा सुनो। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 120 से लेकर के 140 के बीच में या 120 से लेकर के 150 के बीच में, तो 150 अगर आ गया है तो खुद को तो कंसीडर करो कि भाई पीएचडी में आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 120 अगर नंबर है तब आप कह सकते हो कि आयोग आपको कंसीडर करेगी। एक्चुअली में क्या है कि वो ज़रा समझो। टोटल है 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन, ठीक है ना, 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला करके आपका 150 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पेपर 1 में आपका ज़्यादा आ गया, पेपर सेकंड में कम आ गया तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आपके मार्क्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि कहीं भी आयोग ने ये नहीं कहा है कि पेपर 1 में आपका पास करना ज़रूरी है, पेपर सेकंड में ही पास करना ज़रूरी है, नहीं, दोनों को मिला करके आपके मार्क्स बनने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है 40% का, 40% का, ठीक है, 40% यानी कि 120 मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आपको आयोग कंसीडर करेगी और इसके एबव जिसको आएगा उसका नाम होगा लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, कि यू आर सेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड, ये सारी चीज़ें लिख करके आएंगी, ठीक है। आई होप कि इससे आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि क्या कट ऑफ जाने वाला है एंड आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, या टेलीग्राम ऑफिशियली तौर से जो अनस्टॉपेबल का है उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोनों के लिंक आपके दिए गए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे से अगर बात करना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो ताकि मैं इंस्टेंट रिप्लाई दे सकता हूँ आपको। इसके अलावा आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट कब आएगा? तो देखो 3 फ़रवरी तक आयोग ने चैलेंजेस की चीज़ें रखे हैं, चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या आता है। अब आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूँ अभी ही। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इस बार जो आंसर किया आया है क्या उसमें कोई चेंजेस वगैरह भी हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो आयोग ने देखो इस बार जो कट ऑफ लिस्ट डिसाइड किया, कट ऑफ कह रहा हूँ, जो प्रोविजनल आंसर की बनाया है उसमें ही उन्होंने लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप है, कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन उन्होंने ड्रॉप कर दिया है उससे तो आपको चैलेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात यह है, पहले क्या होता था कि इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, यानी कि दिसंबर 2024 से पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे उसमें प्रोविजनल आंसर की में कहीं पे भी ड्रॉप लिख करके नहीं आता था कि कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने लिखा है कि ये हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ पर आयोग गलत है तो उसे आप चैलेंज कर सकते हो, 200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेट ज़रूर कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अनस्टॉपेबल। जय हिंद गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज।